हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। बच्चों, फ्रांस की क्रांति में जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताकि वो लोग क्या कर सकें, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो आ सके सबके अंदर, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी सबको दिखे। जितने भी फ्रांस के लोग हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, वही स्टेप्स आज हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ की डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि आपको ये पूछा जाता है कि स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के द्वारा जो कि क्रिएट किया सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी फ्रांस के लोगों में। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स देख लेते हैं। पहला काम उन लोगों ने क्या किया था, द आइडियाज ऑफ ले पैट्रियाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ले पैट्रियाई एक फ्रेंच लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है द फादरलैंड। अगर हम इंग्लिश में देखें तो फादरलैंड का मतलब क्या है, जैसे आप इंडिया को क्या बोलते हो, भारत माता, यानी कि मदरलैंड के नाम से जानते हो, वैसे ही वहाँ फ्रांस के लोग क्या कहते हैं, फ्रांस को फादरलैंड के नाम से जानते हैं। और ले सिटोयन, इसका मतलब क्या हुआ, द सिटीजन। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है द सिटीजन। ये कंसेप्ट वो लोग लेकर आए। अब आप समझ रहे हो कि ये दोनों वर्ड, द फादरलैंड और द सिटीजन, ये कैसे वहाँ के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी का सेंस लेके आ सकता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, पहले के जो लोग थे जब राजा के अंडर में काम करते थे, राजा के साम्राज्य में रहते थे, तो उनकी जो पहचान थी वो उनकी खुद की नहीं थी, वो राजा की पहचान थी कि वो राजा के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बात बोला गया ना कि ये आपका फादरलैंड है, आप जहाँ पे जन्म ले रहे हो, इससे आपको जुड़ाव होना चाहिए, तो तुम सोचो इंडिया के एक एक आदमी से बोला जाए कि आपको अपने मदरलैंड से जुड़ा होना चाहिए, तो सबके अंदर वो फीलिंग आएगी कि हमारी जो इंडिया है इसको हम अपने मातृभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबकी वो मातृभूमि हुई, इससे एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हुआ। द सिटीजन, अब वो सिटीजन बोलना स्टार्ट किए। जितने भी लोग थे, पहले क्या था, वो स्टेट्स में बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जो फ्रांस के लोग थे। लेकिन ये बोले कि अब यहाँ कोई स्टेट नहीं चलेगा, अब सब यहाँ क्या है, एक ही चीज़ से उनकी आइडेंटिटी जानी जाएगी, वो है फ्रांस के सिटीजन। ठीक, इसको इंडिया में भी समझ सकते हैं। अगर आपको जात पात से हटा दिया जाए, धर्म आपका आइडेंटिटी ना बनाया जाए, ये कहा जाए कि जितने भी लोग हैं 130 करोड़ वो यहाँ के सिटीजन हैं, तो क्या अपने आप को सब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनकी एक ही आइडेंटिटी है कि वो इस देश के क्या है, सिटीजन है। इसलिए ये उन लोगों ने क्या किया, काम किया। दूसरी चीज़ समझो बच्चों, ये काम ऐसा नहीं कि केवल फ्रांस किया, जहां जहां भी नेशन की फीलिंग लाने के लिए लोग स्टेप्स लिए थे, ये काम किए हैं। इंडिया में भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। दूसरा काम क्या किए थे, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्लेस ऑफ रॉयल फ्लैग। अब क्या है कि वो पहले वहां राजा का साम्राज्य था, तो पहले किसका झंडा दिखेगा, राजा का दिखेगा, शाही परिवार का झंडा दिखेगा। ठीक है, जो राजा चाहता है उस तरीके का फ्लैग दिखेगा, वो उसकी निशानी होगी। तो ये तो जो आइडेंटिटी हुई वो राजा की हुई ना, उसके साम्राज्य की हुई। लोगों की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए कि खुद का झंडा होगा, जो सब लोग उस चीज़ को मान रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल फ्लैग को हटा दिया। अब ये बोले कि ये फ्रांस के सिटीजन का झंडा है, इसके सामने सब लोग मतलब रिस्पेक्ट पे करेंगे। जैसे इंडिया का जो फ्लैग है उसके सामने क्या करते हैं, सब लोग अपना सर झुकाते हैं, है कि नहीं? यानी सब लोग हमारे इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं, पूरे यहाँ के लोग जितने भी हमारे देश में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम सबका एक कॉमन आइडेंटिटी है कि हमारा ये झंडा है। ठीक है, इस तरीके से उन लोगों ने भी कोशिश किया, एक नया झंडा बना दिया। ये रॉयल फैमिली का जो झंडा था उसको हटा दिया। तीसरा काम क्या किए वो लोग, स्टेट्स जनरल को हटा दिए, यानी रीनेम्ड कर दिए, दूसरा नाम रख के नेशनल असेंबली कर दिए। यानी पहले जो स्टेट्स जनरल होते थे, जिसमें तुम देखे थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के कुछ मेंबर जाते थे, कितने, फर्स्ट स्टेट के शायद 300, सेकंड के भी 300 और थर्ड स्टेट वाले 600 जाते थे। तो ये बोले कि वो एक समझो कि पार्लियामेंट की तरह था वहाँ। तो ये बोले कि यार ये तो सब राजा का बनाया हुआ है, अगर हम लोग इसको भी आगे ले जाएंगे तो जो एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, वो लोगों के अंदर एक इमोशन नहीं जगेगा। हम लोग ये एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, नेशनल असेंबली को लाते हैं, जिसमें सबका क्या होगा, भागीदारी होगी, सब लोग जा सकते हैं। तो उसमें क्या, एक्टिव सिटीजन गए जो टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये नेशनल असेंबली हटा दिया और लाए स्टेट्स जनरल हटा दिया और लाए नेशनल असेंबली।
ऐसे समझो अगर तुम्हारे इंडिया पे जब अंग्रेज राज करते थे, अगर कोई वो पार्लियामेंट बनाते हैं जिसमें उनका शासन व्यवस्था चलता है, जब उनको तुम भगाओगे तब भी उसी पार्लियामेंट को बोलोगे कि हम इसी में जो उन्होंने शासन बनाया उसी को आगे ले जाएंगे और सबको जोड़ना भी चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो उस पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो ख़त्म करना होगा। ऐसा नहीं कि उस बिल्डिंग को तोड़ देना होगा, जो सिस्टम उसके अंदर चल रहा है उसको, जो रूल्स रेगुलेशन है वो ख़त्म करना होगा, अपना खुद का एक रूल्स रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो वही काम किए ये लोग, नाम चेंज कर दिए, अलग अलग तौर तरीके अपनाए। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट समझ लो कि राजा के टाइम में स्टेट जनरल बोली जाती थी, उसको हटा के ये लोग क्या कर दिए, नेशनल असेंबली कर दिए। ठीक है, चौथा चीज क्या है बच्चों, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। अब हिम्स का मतलब होता है बच्चों, सिंपल भाषा में समझे यहाँ पे जो इसका अर्थ होना चाहिए कि स्वागत के लिए या फिर प्रशंसा करने के लिए जो गाने लिखे जाते थे उसको हिम्स का नाम रखा गया, यहाँ पे हिम बोला गया। ठीक है, तो न्यू हिम्स मतलब आपके प्रशंसा के लिए, जो रेवोल्यूशनरी कर रहे थे, जो सिटीजन थे वहाँ के, उनकी प्रशंसा के लिए अलग अलग हिम्स कंपोज किए गए, मतलब बनाए गए। ओथ मीन्स क्या होता है, शपथ होता है इसका मतलब, ओथ मीन्स शपथ। ठीक है, आप सुबह सुबह में जो प्लेज करते हो वो भी तो शपथ लेते हो ना कि इंडिया इज माई कंट्री, भारत हमारा देश है। देखो सुबह में सब लोग जब प्रेयर करते हैं स्कूलों में तो ये शब्द जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं इंडिया इज माई कंट्री। इसका मतलब सब लोग एक इमोशन से जुड़े हुए हैं कि इंडिया उनका देश है। ठीक है, तो ये एक नेशन का निर्माण करता है। ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स, जो ये मार्टियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, शहीद होता है, जो युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। तो मार्टियर्स वर कमोमरेट, इनको याद किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, जो इनको रिस्पेक्ट दिया गया ना बच्चों, जो शहीद हुए उनको ये बोला गया कि ये नेशन के लिए शहीद हुए, ये हम लोगों के लिए शहीद हुए हैं, जो यहाँ के सिटीजन है। तो सबके अंदर आग लग रहा था, अरे यार ये लोग हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, तो मतलब सब लोग एक दूसरे से जुड़ाव की भावना महसूस कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो देश था, जो फ्रांस, वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे फ्रांस पे राज करेगी। ठीक है, अब ये समझना है तो इंडिया का एग्जांपल लो। अगर मान लो कि कोई राजा आता है, इंडिया पे शासन करता है और अलग अलग साम्राज्य हैं। ठीक है, अगर इंडिया पे वो अकेला शासन करेगा तो यानी कि सेंट्रल में है, यानी सब पे वही शासन करेगा, सब उसके अंडर में आएंगे। लेकिन इंडिया को तोड़ के देखो, छोटे छोटे भाग में अलग अलग राजा हैं, तो वो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ाव महसूस करेंगे, उनका राजा ही अलग अलग हैं, तो है कि नहीं। इसलिए क्या किया गया कि पहले फ्रांस पे एक पावर दिया जाए जो सेंटर में होगी, वो सब पे शासन करेगी। तो ऐसे क्या होगा कि जो दूसरे वाले पे अगर कहीं भी चले जाओ फ्रांस में, तो सब लोग यही बोलेंगे कि हमारे ऊपर जो सरकार शासन कर रही है वही तुम्हारे ऊपर भी कर रही है, तो एक जुड़ाव की भावना आएगी, है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया कि जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रलाइज पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया, कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो सेंट्रल होगी, यानी सब पे वही लागू हो जाएगा, वही सरकार होगी सबके ऊपर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल भाषा में समझो इसको तो टैक्स, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज देख रहे हो वो इंटरनल टैक्स की बात कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। कैसे, एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लेते हैं कि यहां से यहां आपको जाना है, ठीक है, तो सपोज करिए कि आप कोई प्लेस या फिर स्टेट लिख देता हूं, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहां से एंटर करते हैं एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से जाते हैं तो यूपी के बॉर्डर पे आ जाएंगे। तो जब अब यूपी के बॉर्डर पे आएंगे ना, तो अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं ना, तो यहां पे आपको देना होगा टैक्स। क्लियर। अब जब यूपी से आगे निकल गए, मान लेते हैं कि आप कहां चले गए, झारखंड चले गए, ठीक है। तो जब यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड में एंट्री करेंगे, फिर यहां पे भी देना होगा टैक्स। इसका मतलब जैसे जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो टैक्स लिया जा रहा है, और अगर वो इंटरनल है तो उसको बोलते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। एक बार फिर से समझ लो, ये ट्रांसपोर्ट में लिया जाता है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम देते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया। जब हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, किसी भी तरीके का भी इनके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, कोई टैक्स है ही नहीं, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जुड़ाव की भावना इनको महसूस होगी। क्लियर है। तो ये जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो थी उसको हटा दिया गया। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। अब जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब देखो पहले क्या होता था कि फ्रांस में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से मेजरमेंट चलता था। यानी कि अगर तुमको 1 किलो लेना है कोई भी चीज़, तो फ्रांस में किसी और जगह पे जाओगे तो 900 ग्राम को 1 किलो कहता था।
कहीं और जाओगे तो 1100 ग्राम को 1 किलो कहता था, कहीं 800 ग्राम को 1 किलो कहा जाता था उसी फ्रांस में। इसका मतलब अलग अलग प्लेसेस पे 1 केजी का मतलब अलग अलग होता था। तो ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। और तुम खुद सोचो, तुमको भी दिक्कत होगी ना। 10 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर दूर जाओगे तो वही चीज़ खरीदोगे तो कम मिल जाएगा, दूसरी जगह जाओगे ज़्यादा मिल जाएगा। तुम कंफ्यूज रहोगे कि कैसे हम इसको तालमेल बैठाएं। तो इसको ख़त्म कर दिया गया, बोला गया कि एक सिस्टम चलेगा, अगर 1 केजी है तो पूरे फ्रांस में 1000 ग्राम आएगा। इस तरीके से बोल दिया गया ताकि सबको डील करने में आसानी हो जाए। तो इससे सब लोग जुड़ाव की भावना भी महसूस करेंगे अपने अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबकी जो लैंग्वेज थी बच्चों वो कॉमन लैंग्वेज कर दी, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। पहले ये पेरिस में बोली जाती थी। फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, बाकी पूरे फ्रांस में फ्रेंच नहीं बोली जाती थी। लेकिन ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरे से लोग जुड़ा हुआ महसूस करें, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आए, तो उनको भाषा अगर सेम कर दिया जाए तो और आसानी हो जाएगी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने में। तो ये क्या किया गया कि पूरे फ्रांस में ही फ्रेंच लैंग्वेज को बोल दिया गया कि अब बोला जाएगा, जो भी लोकल लैंग्वेज है अब नहीं चलेगी। अगर नहीं समझ पाए हो तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ले लो इंडिया, दिल्ली में, इंडिया की राजधानी ने दिल्ली में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, बाकी अलग जगह अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है। जैसे हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, बंगाल वाले बंगाली बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोल रहे हैं, तमिलनाडु के तमिल बोल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोला जा रहा है। तो तुम जब जाओगे ना इन स्टेट्स में तो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकते इनसे। क्यों? उनसे तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो क्या जुड़ाव महसूस करोगे। तो वो लोग बोले कि नहीं, अगर हिंदी ही बोलना है तो पूरे इंडिया में हिंदी बोला जाएगा। अब तुम कहीं भी जाओ, बात करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुमको लगेगा कि ठीक है, भले ही अपने देश छोड़ के, मतलब अपना घर छोड़ के यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन सब हमारे ही जैसे लोग हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी लाएगी। ये सारे पॉइंट्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए थे ताकि लोगों को अपने आप से एक दूसरे से जुड़ाव महसूस हो सके। क्लियर? अब देख लेते हैं बच्चों थोड़ा नेपोलियन के बारे में। ठीक, उससे पहले ये वाला देख लो आप। फ्रांस में सबसे पहले क्या थी बच्चों? मोनार्की थी, राजा का शासन होता था। फिर क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी राजा तो रहेगा लेकिन संविधान के तहत शासन करेगा। फिर क्या हुआ? राजा को भी हटा दिया गया, अब रिपब्लिक हो गया, यानी कि फ्रांस का जो सर्वोच्च पद होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद इतने में आते हैं नेपोलियन। वो क्या होता है? जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टरी रूल्स आता है, तो उसमें जो 5 डायरेक्टर होते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसी का फायदा उठा के नेपोलियन पावर में आते हैं। ये एक मिलिट्री जनरल होते हैं, तो क्या करते हैं, तख्ता पलट देते हैं। तो इनको बोला जाएगा कि एक डिक्टेटर बन गए। क्लियर है? अब जब नेपोलियन फ्रांस में आते हैं तो ये अपने एक नए रूल्स रेगुलेशन लाते हैं। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो शासन व्यवस्था था, कैसे फ्रांस को चलाना है, उसमें कुछ सुधार करते हैं। और ये मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वहाँ के लोगों के लिए, मतलब सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। तो इसी चीज़ को नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन कोड ऑफ 1804 कहा गया, जो सुधार लाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है फ्रांस का। और उसके बाद भी जो और भी लोग जीते हुए थे यूरोप में, अलग अलग जो अम्पायर्स होते हैं जिन पे ये कब्जा कर लिए थे फ्रेंच के रिवोल्यूशन के बाद, जब ये यहाँ पे आते हैं पावर में और जब अलग अलग जगहों पे कब्जा करते हैं फ्रांस के बाद भी, वहाँ पे भी ये नियम इन्होंने लागू किया था। ठीक है, क्योंकि अब फ्रांस के ही कब्जे में वो सब चीज़ें थी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनका 1804 का कोड क्या कहता है। ये सीधा एग्जाम में पूछा भी जाएगा, नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड के बारे में लिखिए। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ये कह रहे थे कि पहले का ज़माना गया कि फर्स्ट स्टेट वाले या सेकंड स्टेट वाले या फिर राजा हों, सबके लिए अलग अलग नियम कानून बनाया जाएगा। अब वो सब सिस्टम नहीं रहेगा। इस फ्रांस के जनता के लिए केवल एक नियम कानून होगा और वो सब उसके सामने इक्वल होंगे। जो अपराध आप करेंगे और जो सज़ा आपको मिलेगी, सेम अपराध करने के लिए राजा रहेंगे तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी। यानी कि आपके पोजीशन से, आपके जो डायनेस्टिक रूल चल रहा है, आपके जन्म के आधार पे, आपके किस श्रेणी में जाते हैं, किस स्टेट में जन्म लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको भी उतना ही सज़ा मिलेगा जो एक पीजेंट्स को मिल सकता है, यानी कि थर्ड स्टेट वाले को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये इक्वालिटी लाते हैं नेपोलियन। तो ये तो अच्छी बात है ना कि समाज का सबसे निचला हिस्सा भी उतना ही अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा या फिर गर्वान्वित महसूस करेगा जो सबसे ऊपर वाला है। सब बराबर हो रहे हैं। ठीक,
और क्या करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आपके पास अगर कोई भी चीज़ है तो वो आपको रखने का अधिकार है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। दूसरा बात, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। इसमें बच्चों दो चीज़ें तीन चीज़ें आ गई। फ्यूडल सिस्टम आ गया, इसको खत्म करना। एबोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, कोई भी चीज़ें अगर चल रही हैं तो जड़ से ही खत्म कर दो। और फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद करना। फ्रीड पीजेंट्स मीन्स किसान। किससे आज़ाद कर दिया, पहले तो फ्यूडल सिस्टम खत्म किया और किसानों को आज़ाद कर दिया सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से। ये तीन चीज़ें आपको नहीं पता होगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्लियर। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये समझते हैं। यहाँ पे पहले के टाइम में किंग हुआ करते थे। अब किंग है तो बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीनें होंगी। क्लियर। अब किंग है तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें होंगी, तो उसको क्या करेंगे, दे देते थे निचले वाले हिस्से को। अब उनको देते थे ये, उनको बोला जाता था नोबेल्स। ये क्या कर दिए, इनको ज़मीन दे दिए, राजा साहब दे दिए लैंड। जब लैंड देते थे तो नोबेल से वो बोलते थे कि बदले में हमको भी तो कुछ दो। ऐसे समझो पूरा इंडिया में एक राजा है। क्लियर। अब पूरा इंडिया में खेती थोड़ी करने जाएगा वो इतने बड़े देश में, तो वो क्या कर देगा, एमपी वाले को एक नोबेल्स बना देगा एमपी में, चाहे 2-4 नोबेल यूपी में बना देगा। ऐसे ऐसे लोगों में ज़मीनें बांटेगा जो बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, ठीक ऐसे समझना है तो मुख्यमंत्री को समझ लो कि उस टाइम के नोबेल्स हैं, उनको मेन जो पावर में बैठा हुआ है दिल्ली में, वो अपनी ज़मीनें दे दिया, ले जाओ भैया ज़मीन लो। तो नोबेल पूछता था कि आप बदले में क्या लेंगे, तो ये बोलते थे हमको सैनिक की ज़रूरत है, मिलिट्री की ज़रूरत है। जब हम अटैक करते हैं किसी और अम्पायर्स पे, किंगडम पे, तो हम सैनिक लेके जाते हैं अपने, तो बदले में सैनिक दे देना, मिलिट्री सर्विस देना। तो ये कहते ठीक है हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री दे देते थे। क्लियर। अब मिलिट्री दे देते तो नोबेल्स इस लैंड का क्या करते थे, नोबेल खुद थोड़ी जाएंगे बंदूक चलाने, नोबेल ढूंढ के लाते थे। उनको बोलते थे नाइट, KNIGHTS। नाइट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, सूरवीर बोलते हैं, वैसे योद्धा बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, इनको लैंड दे देते थे नोबेल्स, और कहते थे कि हमारे लिए आओ और सर्विस दो हमको। तो ये सर्विस देते थे इनको। सर्विस में क्या देंगे, ये खुद लड़ने जाएंगे नीचे वाले जो हैं नोबेल से। अब ये कहता थे नोबेल्स कि जाओ राजा के लिए तुमको युद्ध लड़ना है। बदले में नोबेल्स को क्या, नाइट्स को क्या मिला, नोबेल्स ने इनको कुछ लैंड दिया। ठीक। अब इनको फैमिली होगी नाइट्स की, इनकी भी तो फैमिली होगी, इनको भी खर्च चलाना है, खाना है, पीना है। ठीक, इनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो ये नीचे सबसे निचले वाले वर्ग जो होते थे, इनको बोलते थे पीजेंट्स, किसान। इनको ज़मीनें देते थे। अब ये क्या करते थे, इनको ज़मीनें देते थे। ठीक है, कि जाओ तुम उस पर खेती करो। तो किसान लोग खेती करने लगे। किसान के पास अपना कोई खेत कुछ नहीं होता था, ये इनसे लेते थे। क्लियर है। अब ये खेती करते थे तो बदले में किसान से ये लोग क्या लेते थे, ग्रेन, जो अनाज उगता था वो लेते थे, टैक्स लेते थे, किसानों से टैक्स भी लेते थे और अनाज भी लेते थे। ठीक है। इसी सिस्टम को ये सिस्टम जो चल रहा है फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, इसी सिस्टम को कहा जाता था फ्यूडल सिस्टम। अब समझते हैं सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज क्या होता है। बच्चों इस पीजेंट्स में भी ना ग्रुप बना दिया जाता था और इनका एक हेड होता था, उसको बोलते थे मैनोर। इसी में ग्रुप बना देते थे छोटे छोटे। तो इनका हेड जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मैनोर। क्लियर है। अब उसके पास अगर इनका कोई कर्ज है मैनोर के पास, अब मैनोर क्या कहता था कि अगर तुम किसी से लड़ाई झगड़ा करके आओगे तो हम तुम्हारे नेता हैं, हम तुमको बचा लेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो। मतलब एक तरीके से ये समझो कि इन लोग का बाप है मैनोर। इनके सर पे जो छत होता है ना, वही था। अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होता है तो हम है ना। तो बदले में किसान पूछते थे क्या चाहिए, तो फिर ये मैनोर क्या बोलेगा, पैसा लेगा, इनसे भी टैक्स लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, मान लो कि अगर ये कर्ज में डूबे हुए हैं तो उसी को बोलेंगे मैनोरियल ड्यूज, और इनके ग्रुप को बोलते थे बच्चों सर्फडॉम। क्लियर है। तो ये सब जो सिस्टम बना हुआ था ना, नेपोलियन पूरा हटा दिया, कह दिया कि अब चीज़ें ये सब चलेंगे ही नहीं। इसमें तुम सोचो किसको दिक्कत हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है बेचारे, इनके पास ना लैंड है ना कुछ, उसके बाद टैक्स दो, ग्रेन दो, और कोड़े भी खाओ, अगर सूखा पड़ गया तब भी खोज के लाओ, पैसे तो देने ही है ऊपर वाले को। ठीक। तो ये पूरा सिस्टम क्या कर दिया, नेपोलियन ने हटा ही दिया। तो तुमको ये सब चीज़ें नहीं बनाना है, बस तुमको ये लिख देना है कि फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, तब भी बहुत है, नंबर मिलेगा दबा के। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। बच्चों क्या होता था, फ्रांस में पहले ग्रुप नहीं बना दिया जाता था। अब किस तरीके का ग्रुप, मान लो कोई पेंटर है, ठीक है, गिल्ड का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, एक प्रोफेशन में काम करने वाले। जैसे कोई पेंटर है, पेंटिंग करता है, तो अब वो चाहता है कि हम अपना ग्रुप बना ले पूरा दूर तक, उससे क्या होगा, आसानी होगी काम ढूंढने में भी,
और इनको डील करने में भी, तो इनको ये ग्रुप बना देंगे तो आसानी होगी। लेकिन ऐसा पहले नहीं करने देता, ग्रुपिंग नहीं होती थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक संगठन बना लिए हैं, ये पेंटर का संगठन है, ये कारपेंटर का, ये मिस्त्री का, ये लेबर का, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती थी। लेकिन नेपोलियन आया तो वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, बोला कि आप लोग आप ग्रुप बना सकते हैं, बनाइए। उससे क्या हुआ, इनको मतलब ऐसा लगा कि अब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो एक हमारी यूनिटी होगी, हम अपना काम भी ढूंढना होगा तो कांटेक्ट कर लेंगे किसी से भी, ठीक है। तो इसमें इनको आसानी होती थी काम वाम करने में। मान लो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, अब कोई तुमको बिजनेस करना है तो तुम छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन से कांटेक्ट में रहोगे तो तुमको बिजनेस करना आसान होगा, एक तुम्हारा खुद का ग्रुप होगा तो, ठीक है। तो लेकिन पहले नहीं करने दिया जाता था, डर होता होगा कि तख्ता ही पलट देंगे यही सब मिलके। लेकिन नेपोलियन कहा कि नहीं करो, और नेपोलियन किसका डर है, मिलिट्री जनरल था, इन्हीं को उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है। तो गिल्ड का मतलब ये समझो कि एक ही प्रोफेशन में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप, अब उसको आज़ादी मिल गई बनाने का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि तुम्हारे ही देश में अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि कांटेक्ट करने का जो सिस्टम है, बात करने वाला और ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है, ये सही किया जाए तो वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। जो बिजनेस मैन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मान लो कहीं से तुमको तेल मंगाना है, दाल मंगाना है, चीनी मंगाना है, पता चला रोड टूट गया, 10 दिन बाद पहुँच रहा है, इधर उधर नदी में लाद के माल इस पार से उस पार कर रहे हो, ठीक। तो दिक्कतें तो होगी, इससे तुम्हारा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाएगा, तो कंट्री का ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये नेपोलियन ने सही किया। अब इतना जान लो, किसी देश का अगर विकास चाहते हैं लोग, चाहे कोई भी सरकार विकास चाहती है, तो सबसे पहले ये कोशिश किया जाता है कि उस कंट्री का जो रोड सिस्टम है वो अच्छा कर लिया जाए, तभी वो देश विकास करेगा। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है डेवलप करना। अब कॉमन नेशनल करेंसी, अब वही चीज़ है, अगर तुम फ्रांस में रह रहे हो या फिर इंडिया में रह रहे हो, तुम यूपी में कोई और करेंसी चलती है, चले जाओगे दिल्ली में कोई और करेंसी चलती है, तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक करेंसी चल रही है, जैसे रुपया, तो किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ दे दो, पैसा ले लेते हैं लोग, दुकानदार भी। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो बिजनेसमैन थे वो अपने गांव में थोड़ी बिजनेस करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस दूर दूर तक जाते थे, तो उनको लेन देन में आसानी होती थी, इसलिए बिजनेस और आगे बढ़ने लगा और इम्प्रूव होने लगा। तो ये नेपोलियन के कुछ कोड थे जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया था, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा नेपोलियन पे नज़र मारते हैं कि नेपोलियन की जो आर्मी थी और नेपोलियन फ्रांस के बाद आगे क्या कर रहे थे, उन पे भी थोड़ा हम लोग ध्यान अपना लगाते हैं। बच्चों देखते हैं नेपोलियन फ्रांस में तो जो किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लगाता था वो तो ठीक है, इसका जो इम्पेक्ट रहा फ्रांस के बाहर क्या रहा। तो जब नेपोलियन की आर्मी फ्रांस से बाहर जाती थी, यानी कि अलग अलग जो किंगडम होते थे उन पे अटैक करती थी और उन पे विजय प्राप्त करती थी और अपने रिश्तेदारों को वहाँ का राजा घोषित कर देती थी, क्लियर है। तो शुरू में जो वहाँ के लोग रहते थे बहुत खुश होते थे नेपोलियन पे, बहुत मतलब खुश होते थे कि अरे नेपोलियन का शासन ये एकदम मॉडर्नाइजर है, हमारे लिए आज़ादी लेके आ रहा है। ये सोचते थे कि हम कहाँ, ये राजा हम पे शासन कर रहा था, आज तक हमको दबा के रखा हुआ था, ये हमारे लिए असली हीरो तो नेपोलियन है। बहुत वेलकम करते थे। तो जब जाता था नेपोलियन फ्रांस से बाहर ना, तो इसका वेलकम किया गया, ठीक है। बाद में अपोज किया गया। शुरुआत में तो वेलकम हुआ, बाद में अपोज हुआ नेपोलियन का। तो यही देखते हैं बच्चों, शुरुआत में क्यों वेलकम हुआ। अगर कोई पूछे तो उनको जो लगता था ना, फ्रांस के बाहर वाले जो लोग रह रहे थे, उनको लगता था कि हमारे लिए आज़ादी लेके आ रहा है नेपोलियन। लेकिन बाद में उन लोगों को समझ में आ गया, अरे यार ये आज़ादी लेके नहीं आ रही है, तो हम लोगों को तबाह करने आ रहा है। अब वही देखते हैं किस तरीके से उन लोगों को दिक्कतें महसूस हुई और क्यों लोगों ने नेपोलियन का अपोज किया, ठीक है। अगर रीजन पूछा है तो पहले ये बताएंगे बच्चों, इंक्रीज टैक्स बढ़ा दिया। अब कैसे, जब ये लोगों पे विजय प्राप्त करता तो वहाँ के राजा को हराता था, तो अपने रिश्तेदारों को सेटल कर देता था वहाँ पे, आप आज से यहाँ के राजा हैं, कोई भी रिश्तेदार रहे, ठीक है। तो क्या करता था, जब नेपोलियन को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनसे टैक्स बढ़ा देता था। अब दिक्कत आई उनके ऊपर, पहले वाला राजा बढ़ाता नहीं था, ये आके टैक्स बढ़ा दिए साहब हमारे ऊपर। तो अब उनको लग रहा है हीरो है कि जीरो है, अब समझ में आएगा। फिर क्या है, इंक्रीज टैक्स, इसलिए दिक्कतें होती थी उनको। सेंसरशिप, पहले जो मान लो कि वहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे किंगडम होते थे जिन पे राज कर रहा है, अब फ्रांस से बाहर निकलने के बाद, उनके राजाओं को हराने के बाद, वहाँ पे मान लो उनको न्यूज़पेपर छापना था, तो पहले राजा उतना प्रतिबंध नहीं लगाता था। लेकिन अब सेंसरशिप लागू कर दिया नेपोलियन, यानी कि अगर आपको न्यूज़पेपर छापना है, कोई प्ले करना है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करनी है,
तो आपको पहले राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी नेपोलियन के द्वारा बैठाए हुए जो राजा हैं उनसे परमिशन लोगे, अगर वो पास करते हैं तब जाके तुम्हारा ये काम होगा। तो इससे उन लोग को गुस्सा आता था। ऐसे समझो इंडिया में अगर न्यूज़पेपर छापना है तो जाके गवर्नमेंट से इजाज़त ले कोई, तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि हम न्यूज़पेपर ये छापे कि ना छापें। ठीक, ये एक बिल्कुल आज़ादी वाली भावना होनी चाहिए इसके अंदर, तो जो पहले उनके पास थी, तो इसलिए वो लोग अपोज करना स्टार्ट कर दिए। क्लियर है। और क्या करता था सबसे दुष्ट, तो ये वाला काम हुआ, फोर्स टू ज्वाइन इज आर्मी टू कनकर रेस्ट ऑफ यूरोप। कहता था जहाँ पे विजय प्राप्त करता था वहाँ के लोगों को मारता था, बोलता था हमारी आर्मी ज्वाइन करो और बाकी के जो यूरोप में जो किंगडम देख रहे हो उन पे विजय प्राप्त करने में हेल्प करो। तो अब बताओ भाई, हम पे तुम विजय प्राप्त करते हो, ठीक है, हम पे शासन करो वहाँ तक ठीक है, टैक्स बढ़ाए तब भी ठीक है, सेंसरशिप लगाए, अब तुम्हारे मर्जी से हम तुम्हारी आर्मी भी ज्वाइन करें, मतलब क्या जरूरत है। तो ये जबरदस्ती ज्वाइन करवाता था आर्मी, इसलिए लोग इसका विरोध करने लगे। बाकी के किंगडम इसीलिए क्या किए कि जो छोटे छोटे किंगडम थे ना, अब देखो ये मान लो किंगडम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनके पड़ोसी, ये सब बात करने लगे, अबे तुमको तो अभी तक हराया नहीं है, अभी से मिल जाओ और इसके विरुद्ध में वार छेड़ो, नहीं तो तुमको भी मारेगा, हमको भी मारेगा और इसको भी मारेगा। तो ये सब मिल के नेपोलियन को हरा दिए। क्लियर है। तो नेपोलियन का कहानी ख़त्म होता है और फ्रांस है उसका भी कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आएंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यहाँ पे इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।